अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आप खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो अवान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे सिडनी के साहिल पर होने वाली दहशतगर्दी से साबित हो गया है कि भारत आलमी दहशतगर्द है। नाज़रीन, सिडनी के बोंडी बीच फायरिंग वाक़े से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आए हैं। फ़िलिपाइनी इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक हमलावर साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट जबकि उसके बेटे नवीद अकरम ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर नवंबर में फ़िलिपाइन का सफ़र किया। दोनों बाप बेटा 1 नवंबर को सिडनी से फ़िलिपाइन पहुंचे और तकरीबन 1 माह वहाँ क़याम के बाद 28 नवंबर को वापस रवाना हुए। जबकि इस सफ़र के मकासद क्या हो सकते हैं, इस पर तहकीकात अभी जारी हैं। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का कहना है कि इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक यह हमला दाइश की इंतहा पसंदाना नज़रियाती सोच से मुतासिर होकर किया गया। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की गाड़ी से देसी साख्ता बम और दाइश से मंसूब झंडे बरामद हुए हैं, जबकि फ़िलिपाइन में उनके मुमकिन रवाबित और सरगर्मियों पर भी छानबीन की जा रही है। दूसरी जानब इस वाक़े के बाद भारत और इसराइल की जानब से पाकिस्तान को जोड़ने की कोशिश की गई, ताहम हक़ाइक़ सामने आने के बाद ये प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंटोनियो अल्बनीज़ का कहना है कि अहमद हकीकी ऑस्ट्रेलवी हीरो हैं, उन्होंने अपनी जान पर खेल कर शहरियों की जान बचाई। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सफ़ीर हैं अली सरवर नकवी साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए अली सरवर नकवी साहब। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, भारतीय मीडिया के इस एतराफ़ को आप किस तरह देखते हैं कि बोंडी बीच हमले का मुल्ज़िम भारतीय शहरी था? भारत तवील अरसे से पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की बहुत कोशिशें करता रहा, लेकिन अब इस वाक़े से भारत की सफारती साख कितनी मुतासिर होगी? देखिए, बात यह है कि सच हमेशा उभर के बाहर आता है। ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स, जो अंग्रेजी में कहा जाता है। क्योंकि पहले ये जो दहशतगर्दी सिडनी में बॉन्डी बीच पे हुई है, उसके मुतालिक मुख्तलिफ कासाराइयाँ थी, लेकिन भारत ने अब का नाम छुपा हुआ था। और जब तहकीकात हुई, जब पूरी तफ्तीश हुई, तो पता ये चला कि ये शहरी था भारत का और ये इंतहा पसंद तंजीम से मुंसलिक था। और फिर फिलीपींस में उसने ट्रेनिंग भी हासिल की और फिर आकर उसने ये हरकत की। तो भारत इसके पीछे था। बहुत वाज़ेह है, क्योंकि भारत कनाडा में पकड़ा गया जब उसने एक सिख लीडर का कत्ल करवाया, और वो अमेरिका में कत्ल करवाने वाला था जो पकड़ा गया। इंग्लैंड में विलायत में बहुत बार ऐसे केसेस हो चुके हैं। पाकिस्तान में तो भारत मुस्तकिल बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा होता है। और जाफर एक्सप्रेस और जो पहले PSA स्कूल का, फिर जाफर एक्सप्रेस का, फिर और बहुत से ऐसे बड़े ग्लेरिंग इंस्टेंसेस, बड़े हैबतनाक वाकयात भारत की वजह से पैदा हुए। तो भारत इस वक्त एक्सपोज हो गया है और ये वाजे हो गया है कि ये दहशतगर्द भारत के थे। तो इनको जरूर, मैं तो समझता हूँ कि ये भी साबित हो जाएगा कि इनके पीछे भारत था जो कि दहशतगर्दी करा रहा था। और मकसद उसका ये था कि यहूदियों पे हमला करा के मुसलमानों को बदनाम करें। क्योंकि यहूदी यहूद परस्त कौम हर जगह पाई जाती है। बहुत से लोग हैं हर जगह जो कि यहूदी मजहब के हैं, मगर मुसलमान उन पे हमला नहीं करते हैं। और ना ही कोई, सवाए जाहिर फलस्तीन में और मगरबी किनारे में जहाँ के ये लड़ाई चल रही है। तो ये भारत जो है, ये मुसलमानों को इस मर्तबा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सारे मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश में लगा हुआ। बिल्कुल ठीक है, और खुद ही बदनाम हो गया, उल्टा सारी चीज़ें खुद ही सामने आ गई। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सिक्योरिटी नुक्ता नज़र से हम बात करें तो एक भारतीय शहरी का दाइश से मुतासर होकर ऑस्ट्रेलिया में हमला करना किस हद तक खतरनाक है, और हमलावर के पास से दस्ती बम जो दस्तयाब हुए हैं वो दाइश के इस्तेमाल साख्ता हैं, और झंडों की मौजूदगी जो है ना, ये इस चीज़ को वाजे करती है कि भारत के अंदर इंतहा पसंद नेटवर्क किस हद तक बढ़ रहा है। देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि भारत इज अ ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री नाउ। जो कनाडा की बात है, अमेरिका की है, पाकिस्तान, इंग्लैंड, कश्मीर, श्रीलंका,
देन आप बात करें बांग्लादेश, बलूचिस्तान में, केपीके में, दाइश के साथ, ख्वारिजों के साथ, एवरीवेयर इंडिया इज इन्वॉल्व। और ये जो दाइश इंडिया का नक्शे है, इट इज विद इजराइल, और ये प्लान करके किया गया है ताकि पाकिस्तान और मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। इसमें जो ये नेटवर्क निकला है, ये 100% इन्होंने, बल्कि यहाँ तक रिपोर्ट है कि इजराइल में ये जो साजिद नवीद अकरम का नाम है, ये बहुत सर्च किया गया कि पाकिस्तान से रिलेटेड कौन है। यानी इन्होंने ये साजिद जो एक जिसका लाइसेंस पकड़ा, उसको इन्होंने निकाला कि ये पाकिस्तान के ओरिजिन है, और बाद में उसने सोशल मीडिया बैकिंग का भांडा फोड़ दिया कि जी मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं तो मौजूद हूँ, मेरा तो ये जगह पर हूँ, आप देख लें, आई एम नॉट इन्वॉल्व। फिर जब ऑस्ट्रेलिया ने इनको ओरिजिन निकाल के बताया कि जी इंडियन नेशनल है, फिर उसके बाद ये वहाँ पे उन्होंने इवन ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने इंडिया को रिंग किया गवर्नमेंट को, जो आपस में कोऑपरेट करें। फिर उसके बाद इनको फाइनली आज उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हैदराबाद का रहने वाला है, इसके 2 भाई नहीं है, एंड ही इज इन ऑस्ट्रेलिया। ये जो दाइश ये जो गया वहाँ पर फिलीपीन में ट्रेनिंग लेने के लिए, मिलिट्री ट्रेनिंग, वो भी मुझे यकीन है इंडियन रॉ ने मैनेज किया और इसराइल ने मैनेज किया, उसको वहाँ भेजा ट्रेनिंग ले वेपन की, ताकि जिस महारत से वो कॉकरिंग हैंडल को चेंज कर रहा था, बोल्ट को, और तेज फायरिंग कर रहा है, दे वर फुली ट्रेंड, जो मैंने देखा है एज ए आर्मी ऑफिसर जी। उसके बाद इन्होंने वापस आके जो ये किया, और उसमें भी आप देखें कि इनको 6 दिन पहले पता था, तभी नवीद अकरम का नाम सर्च करते रहे, और फिर बुलेट फायर नहीं होते, इंडियन मीडिया ने, गोदी मीडिया ने पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया। तो इट वॉज ऑल प्लान। अब आप जब कनेक्शन करेंगे ये ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस और बाकी इंटेलिजेंस, अमेरिकन CIA, MI6, तो पता चलेगा कि 100% इंडियन रॉ, दाइश और इजराइल मुसाद इसमें शामिल है। दिस इज अ थ्रेट, ग्लोबल टेरर, जो पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि नाउ इंडिया इज अ ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री। बिल्कुल, और ये तो वाज़ेह हो चुका है कि भारत की जानिब से ही तमाम दहशतगर्दी करवाई जा रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अब तो पूरी दुनिया में इनके ताने बाने मिल रहे हैं। नकवी साहब, आपकी जानिब आऊँगी, ये सारा मामला जो हुआ है, अब आलमी बरादरी का क्या किरदार बनता है? आप क्या समझते हैं, खुसूसन मगरबी ममालिक भारत के दौरे मयार पर संजीदगी से अब सवालात उठाएंगे, कोई एक्शन लेंगे? पाकिस्तान को इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा या दीगर आलमी फोरम पर मौसर सफारती इक़दाम करने की ज़रूरत है? बिल्कुल है। देखिए, बात यह है, मैं 2-3 बातें जरा इसको समझाऊं कि दहशतगर्दी एक बला है, इट्स ए मेनेस, जो अंग्रेजी में कहते हैं। सारी दुनिया में दहशतगर्दी जो है, हर जगह वो सोसाइटी को तबाह कर रहा है। दहशतगर्दी की वजह से बहुत से नुकसानात हो रहे ना। अब ऐसी बला को कोई मुल्क अगर पेट्रोनाइज करे और उसको इस्तेमाल करे, तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, और ये उस मुल्क की बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत है कि वो सारे बैनुल-अक़वामी क़वानीन, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का एहतराम करना चाहिए, वो उन मुल्कों के खिलाफ दहशतगर्दी करवा रहे हैं। तो भारत एक ऐसी हरकत में पकड़ा गया है जो कि बिल्कुल नाकाबिले कबूल है हर नुक्ते नजर से। बैनुल अक़वामी बरादरी का इस वक्त ये रोल होना चाहिए कि भारत के सारे एक्शंस को वाज़ेह करे, उसको एक्सपोज करे, और फिर रेजोल्यूशन पास करे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इसके खिलाफ रेजोल्यूशन हो सकता है। यानी भारत ने अपना ऐसा सिक्का जमाया हुआ है उसके इक़्तिसादी मक़बूलियत की वजह से कि वो तसव्वुर भी नहीं हो सकता कि ऐसी चीज होगी। लेकिन क्या आज से 4-5 साल पहले ये तसव्वुर हो सकता था कि भारत जो है ये ऐसी हरकतें कर रहा होगा और पकड़ा जाएगा? तो मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद होनी चाहिए बिफोर पाकिस्तान loses the seat in the Security Council। पाकिस्तान की नॉन परमानेंट सीट है जो कि थोड़े अरसे के लिए है, तो उससे पहले भारत को पूरी तरह हमें एक्सपोज कराना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बैनुल अक़वामी क़वानीन भारत नहीं रिस्पेक्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर एक
एक सेंसर आ जाएगा, एक सैंक्शन आ जाएगी कि भारत ने ऐसी हरकतें की हैं, ये रिकॉर्ड पे आ जाएगा। तो आइंदा भी इसका बहुत उसके ऊपर मंफी असर और इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल ठीक है, अब इस पर बिल्कुल इकदाम करने की जरूरत है। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आऊंगी, इस वाक़े के बाद खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर क्या असर पड़ेगा, और आपके ख्याल में आलमी इंसदाद दहशतगर्दी इदारों को भारत में मौजूद इंतहा पसंद अनासर पर खसूसी तवज्जो देने की जरूरत है? देखें, ये बहुत जरूरी है। इसमें पाकिस्तान जब से कह रहा है, ये तो खुल्लम खुल्ला है। देखें पाकिस्तान में बलूचिस्तान में क्या कर रहा है, जी, केपीके में क्या कर रहा है, उसके बाद फौजियों के साथ, पीटीपी के साथ, ये बीएलए, बीएनएफ, बीएलए, मजीद ब्रिगेड, फिर उसके बाद दाइश, अल-कायदा, देयर ऑल इन वहाँ पर अफगानिस्तान में उनके साथ में गठजोड़ है। और उधर से इसका मतलब इनके कनेक्शन है। तो ये अभी आलमी जो सिक्योरिटी है, इसको बहुत बड़ा थ्रेट है। पाकिस्तान को चाहिए कि अब हमें खुल के बात करनी चाहिए अमेरिकन से और जो यहाँ पर अफगानिस्तान में वेपन हम छोड़ के गए हैं जी, और सारी वहाँ पर वो गंद अब चल पड़ा है, वो वहाँ पर वेपन बेच भी रहे हैं, इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं और पाकिस्तान सिंगल हैंडेडली इनके खिलाफ लड़ाई कर रहा है। इसलिए मैं बात करता हूँ कि अभी ये बहुत ज़रूरी है। हर हालत में हमें अमेरिका को कहना चाहिए कि आप इनको असद जो है वो इनसे वापस लें, या इनको जो फंडिंग कर रहे हैं हर महीने $40 मिलियन वो बंद करें इनको देने, ताकि इनको कोई तो तकलीफ हो, ताकि और फिर या पाकिस्तान को वेपन, एमुनिशन, एपीसी, हेलीकॉप्टर नाइट फाइटिंग केपेबल दें, ताकि हम इनका प्रॉपर मुकाबला करें। लेकिन बिल्कुल, आपका मुकम्मल तौर पर मुकाबला करना और इस सारे मामले पर आवाज़ उठाने का वक्त आ चुका है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद थे, अली साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, आपको एक और खबर देंगे। एक आलमी दिफाई तहकीकाती रिपोर्ट ने पाक भारत फ़ज़ाई कशीदगी से मुतल्लिक ऐसे इंकशाफात सामने लाए हैं जिन्होंने भारतीय फ़ज़ाई बर्तरी के दावों का पर्दा चाक कर दिया है। बरतानवी दिफाई जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान महज 52 मिनट की फ़ज़ाई झड़प के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया को गैर मामूली नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट के दावा ये सामने आया है कि इस दौरान भारत के 4 जदीद राफाल लड़ाका तैयारे तबाह हुए, जबकि एक मिग-29, एक SU-30 और एक हेरॉन ड्रोन भी भारतीय फ़ज़ाइया के नुकसानात में शामिल है। और आपको बताते चलें कि रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की मल्टी डोमेन ऑपरेशन हिकमत अमली ने भारतीय पायलट्स को शदीद दबाव में मुब्तला कर दिया, जो कि पूरी दुनिया ने देखा। और आपको बताएं कि जिसके बायस वो बर वक्त और मौसर रद्द-ए-अमल देने में नाकाम रहे। मज़ीद बताया गया कि 10 मई को पाकिस्तान JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे ने उधमपुर में नस भारतीय S-400 दिफाई निज़ाम को निशाना बनाकर नाकारा बनाया, जबकि बरनाला में वाक़या भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भी मौसर कार्रवाई का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये पेशरफ्त इस बात की अक्कासी करती है कि पाकिस्तान अफवाज, जदीद टेक्नोलॉजी, पेशा वराना महारत और जामे हिकमत अमली के साथ मुल्क के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। ये रिपोर्ट ना सिर्फ पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम पर एतमाद को मजबूत करती है, बल्कि दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम भी देती है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह ज़रूर है, मगर अपने कौमी मफाद और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। इस पर हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे, उनसे बात भी करेंगे। ये बात जो है ये तो वाज़ेह क्लियर हो चुकी हुई है कि पाकिस्तान से जब भी मुकाबला करेगा भारत मुँह की खाना पड़ेगी। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारे मेहमान एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब ने। बहुत शुक्रिया साजिद हबीब साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये जो रिपोर्ट सामने आई है, पूरी दुनिया का जो इंटरनेशनल मीडिया है, पाकिस्तान का मीडिया है, इवन अपना मीडिया भी इनका रोना शुरू हो ही गया था रफाल के मामले में। अब तो रिपोर्ट सामने आना शुरू हो गई हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आपको और सबको। अरे आपने कहा कि हमारा मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, तो भाई सबसे पहले तो दुनिया की सबसे बड़ी जो पावर है उसके सदर ने कहा, जी हाँ, बहुत दफा कहा। इनके अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी कह चुके, इनके जो अटैची थे इंडोनेशिया में वो कह चुके, अभी इनके पुराने आर्मी चीफ ने भी कह दिया राफेल और इनके गिरने का। तो ये कब तक इस झूठ को छुपाते रहेंगे? तो मेरा ख्याल है जितना ये झूठ बताएंगे उतनी ही चीजें उभर के आएंगी। आफ्टर ऑल कोई वजह है ना कि दुनिया की एयर फोर्सेस जो है वो इसको एक केस स्टडी के तौर पे जो है सुन रही हैं, देख रही हैं। आपको याद होगा कि हमारी वो जो एक टैटूज का एक कंपटीशन था रॉयल एयर फोर्स ने किया हुआ था इंग्लैंड में, जहाँ पे भारत की एयरफोर्स की टीम गई नहीं थी शर्मिंदगी के बारे, और हमारे लोग गए थे।
बिल्कुल। तो वहां पे उनके जो रॉयल जो एयरफोर्स के जो कमांडर थे, उन्होंने जिस तरह से खराज तहसीन पेश किया पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि आपने तो पूरी वॉर स्ट्रेटेजी दुनिया की बदल दी है। और ये वाकई सच है, अल्लाह की मेहरबानी से ये वाकई सच है। तो मेरे ख्याल में कि इस तरह के झूठ छुपाने से या इस तरह के वो दावे करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये रिपोर्ट्स आती रहेंगी, दुनिया इसको केस स्टडी के तौर पे पढ़ती रहेगी, क्योंकि वाकई ये जो 54 से 59 मिनट की लड़ाई थी, इसने पूरी दुनिया के लिए फोर्थ जनरेशन और मल्टी डोमेन का जो एक कॉन्सेप्ट लेके आए क्लियर हैं कर फोर्थ दिया। जनरेशन ऑनवर्ड के जहाजों से, और अब तो 6th जनरेशन की तरफ लोग जा रहे हैं, चाइना जा रहा है, अमेरिका जा रहा है। तो ये एक कंप्लीट चेंज है जिसकी मैं समझता हूँ कि क्रेडिट जो है जो एयर बैटल है उसका पाकिस्तान एयरफोर्स को जाता है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू। बाबर सिद्धू की क़यादत में जो हुआ, और ये विजन भी उनका था। जी। तो ऐसी रिपोर्ट्स ये आती रहेंगी। आप देखिए कि अभी तक कोई एक रिपोर्ट नहीं आई जिसने पाकिस्तान के क्लेम्स को या जिसको इंडोर्स किया ट्रंप ने, या जिसको दुनिया की एयरफोर्सेस कर रही है, किसने रिबटल किया हो कि ऐसा नहीं हुआ। तो बिल्कुल। दैट इज द रियलिटी। साजिद हबीब साहब, रिपोर्ट में जो काबिल गौर बात है वो ये 52 मिनट की सिर्फ फजाई झड़प में भारत के जो हैं वो 4 रफाल तैयारे जो हैं वो तबाह हो गए। और ये भारतीय फजाइया के लिए बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते थे। मोदी बैठकर बोलते थे कि हमारी जो फौज है वो तादाद में बहुत ज़्यादा है, हमारे पास जो साजो सामान है वो तादाद में बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद वो ये कहना भूल गए कि हमारे जो चलाने वाले हैं वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है। और शायद उनको खुद भी अंदाज़ा नहीं था, जो उनको अब उनके साथ साथ पूरी दुनिया को अंदाज़ा हो गया कि पाक फ़ज़ाइया जो है बेहतरीन, दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाइया में से एक है। अब क्या समझते हैं कितनी बड़ी जगह सही है उनके लिए? देखिए, किसी भी लड़ाई में, वो 2 रेसलर्स की लड़ाई हो या 2 कंट्रीज की या 2 फोर्सेस की, सबसे बड़ी जो आपको चीज आपकी शिकस्त की तरफ लेके आती है अपने मुखालिफ को अंडर एस्टिमेट करना, और पहले से ही बाजू मिलाए बगैर ही आपने जब सुपेरियर। जी। हम हमेशा यही कहते हैं कि हम अपना दिफा करेंगे और किसी भी जारहियत का जबरदस्त तरीके से जवाब देंगे। इसके अलावा कभी आपने सुना किसी हमारे लीडर को, किसी कमांडर को, एयर चीफ को कहते हुए कि हम भारत को, जो मोदी ने कहा था हमारे पास राफेल होते तो ये करते? तो सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि मुख्तसर से वक्त में, 1 घंटे से भी कम वक्त में जो बैटल हुई है, जो एयर बैटल हुई है, जिसमें मल्टीपल चीजें हुई हैं। अभी उसका सारा, सिर्फ हम इसको ये कह देते हैं कि मल्टीपल डोमेन्स में हुई है, जिसमें सेटेलाइट्स भी थे, जिसमें एवैक्स भी थे, जिसमें जैमिंग कर रहे थे, जैमिंग रोक रहे थे, और उसी में से स्ट्रैटेजी निकलनी थी। और अब मैं आपको बताऊं कि जो एयर स्ट्रैटेजी है, ये वो नहीं है जो आज से इवन 10 साल पहले होती थी या 30 साल 40 साल पहले होती थी, कि आपने प्लान बना के रख लिए, इनको यहां भेजना है, इनको यहां भेजना। अब स्ट्रेटेजी ये 5 से 6 या 7 मिनट की विंडो है जिसमें बनती है जब आप एयर में होते हैं, और उसी में से अपॉर्चुनिटी देख के आपने शूट करना है। और देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से, और हमारी जो एयरफोर्स की क़यादत है, और जो हमारे एयरफोर्स के सारे ऑफिसर्स, एयरमैन, सिविलियंस हैं, जिस तरह उन्होंने काम किया कि उस 6 मिनट की विंडो में 6 जहाज गिरा के उनके, और 7वां उनका बहुत बड़ा ड्रोन हेरोन जो है उसको गिराया गया। एक ब्रेक ले रहे हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। सिंध के जिला घोटकी में उबाड़ों के करीब गुड्डू एक्सचेंज के इलाके में मुसाफिर बस पर मुसल्लह डाकुओं के हमलों ने एक बार फिर सिक्योरिटी सूरत हाल पर सवालात खड़े कर दिए हैं। 2 दर्जन से ज्यादा मुसल्लह डाकुओं ने बस को रोककर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में मुतादिद मुसाफिर जख्मी हुए। बस के टायर ब्रस्ट हो गए और शीशे टूट गए। मुतासरा मुसाफिरों का कहना है कि डाकू 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक फायरिंग करते रहे, जबकि कई मुसाफिर जान बचाने के लिए करीबी गन्ने के फसल में छुप गए। आपको बताया, यानी शाहिदीन के मुताबिक डाकू 19 मुसाफिरों को तशद्दुद का निशाना बनाकर अपने साथ यरगमाल बनाकर ले गए, जबकि पुलिस और रेंजर्स की नफरी वारदात के तकरीबन 1 घंटे बाद वहाँ पर पहुंची। वहाँ पर हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ज़हीर वहाँ पर मौजूद है। ज़हीर, कहिएगा ये सारा वाकया किस तरह से पेश आया और अभी क्या सूरत हाल है? शब जो है खमरा थाने की हदूद मुरीशाह के करीब जो है डाकुओं ने एक कोच पर हमला किया था, जिस पर जो है 18 मुसाफिर को जो डाकुओं ने अगवा कर लिया था। उसके बाद जो है पुलिस ने उनका ताकुब किया है, और आज जो है DIG सखर, SSP घोटकी और 4 अजला की पुलिस जो है कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन कर रही है। ऑपरेशन में जो है 12 मुसाफिरों को बाजियाब करवाया गया। बाजियाब होने वाले कुछ मुसाफिर जो है वो जख्मी हैं, जिसको उबाड़ों की हॉस्पिटल में वो
इलाज किया जा रहा है। और इस हवाले से जब हमारी एसएसपी घोड़की से बात हुई तो उनका कहना था कि जो कच्चे का इलाके में जो है वो ऑपरेशन अभी भी जारी है। जब तक मुकम्मल जो मुसाफिर हैं वो बाजियाब नहीं होते तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे यूक्रेन का पहली बार ज़ेर समंदर ड्रोन से रूसी आबदोज तबाह करने का दावा। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने दावा किया है कि रूसी बंदरगाह पर एक खसूसी ऑपरेशन में पहली बार ज़ेर आब ड्रोन सब मेरीन का इस्तेमाल किया गया और रूसी आबदोज को तबाह कर दिया गया। रूस ने गुज़श्ता शाम इस नुकसान को कहा कि ये सब गलत है, इसकी तरदीद की। आपको बताएंगे यू का दावा है कि इस धमाके के नतीजे में रूसी आबदोज को शदीद नुकसान पहुंचा और इसने काम करना छोड़ दिया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। इस सारे मामले में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब ने। बहुत शुक्रिया अहमद सईद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये जो दावा किया गया है यूक्रेन की जानिब से पहली बार ज़ेर समंदर ड्रोन में उन्होंने कहा है कि हमने इस आबदोज को तबाह कर दिया है, तो आप क्या समझते हैं? उस पर तरदीद भी सामने आ गई है, क्या कहेंगे? जी हाँ, अभी तक की जो इतलात हैं मुख्तलिफ हवालों से जो पहुंची हैं उसमें सोर्स चूँकि एक ही है। उनकी जो यूक्रेन की उनकी इस जो सिक्योरिटी सर्विस है SBU, उनकी तरफ से ये वीडियो लॉन्च की गई है। तो इसलिए किसी इंडिपेंडेंट दावे से तो इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि रशिया की तरफ से इस अटैक को डिनाई नहीं किया बल्कि एक्नॉलेज किया गया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने किसी भी किस्म के डैमेज मिलिट्री इंस्टॉलेशन को या सबमरीन को या ह्यूमन लॉस को उन्होंने डिनाई किया है। लेकिन जो वीडियो है, वीडियो के हिसाब से अगर उसका एनालिसिस करें तो यकीनी तौर पे ये नज़र आता है कि ये अटैक तो हुआ है और अभी डैमेज का जो अगर ये कहा जाए कि किस लेवल का है तो ये अभी फ़िलहाल कहना ज़रा मुश्किल है। लेकिन अगर ये जिस जगह पे हुआ है वहाँ पे सबमरीन है तो ये एक बहुत ही यूनिक किस्म का अटैक हुआ है जो कि पहले इस तरीके से हार्बर के अंदर नहीं किया गया। तो उसमें ये जो अंडर वाटर ड्रोन इन्होंने ऑटोनमस बॉडी जिसको वो अपना सब सी बेबी के नाम से कह रहे हैं उसका इस्तेमाल किया है, लेकिन ये पहले उन्होंने इस्तेमाल किया था ओपन सी में। जी, तो ओपन सी में भी इन्होंने तकरीबन नवंबर में इन्होंने यूएस इनके 2-3 शिप्स थे जो कि ऑयल लेके जा रहे थे, उनको उन्होंने टारगेट किया था। ठीक, तो उसकी रिटेलिएशन में फिर इन्होंने ये रशिया ने भी अटैक किया टर्किश शिप्स को। ये दिसंबर के शुरू में हुआ था, 3 शिप्स को अटैक किया गया जो कि फूड की सप्लाई लेके जा रहे थे और एक उनमें कार फेरी थी। तो ये अभी सी फ्रंट जो है थोड़ा सा इंटेंसिफाई होना शुरू हो गया है और उसमें मैं ये समझता हूँ कि ये चूँकि ब्लैक सी एक लेक की तरह है और उसमें सिर्फ जो शिप्स हैं और जो सबमरीन जा सकती हैं वो मेडिटेरेनियन सी की तरफ जा सकती हैं। तो ये अब जितने भी इनके ऑलरेडी शिप्स हैं वहाँ पे रशिया के, उनके लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट जनरेट हो गया। बिल्कुल। अच्छा, ये जो बात की गई है कि रूस की जानिब से कि नुकसान जो है उसकी तरदीद करते हैं, जबकि आबदोज के हवाले से कहा जा रहा है कि काम करना छोड़ गई है, इसको आप कैसे देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जदीद ऑपरेशंस मुस्तकबिल में ज़ेर समंदर जंगी हिकमत अमली में नया रुझान कायम कर रहे हैं? जी, मैं आपका सवाल थोड़ा सा मिस कर गया हूँ, आप काइंडली अगर रिपीट कर दें। जी, रूस की जानिब से जो कहा जा रहा है कि नुकसान नहीं हुआ, नुकसान की तरदीद की गई है, लेकिन आबदोज के हवाले से ये कहा जा रहा है कि आबदोज काम करना छोड़ गई है, तो इस बयान को आप कैसा देखते हैं? और दूसरा, इस तरह के जब ऑपरेशंस होंगे, ज़ेर ज़मीन जब तबाह किया जा रहा है चीज़ों को, तो मज़ीद हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में ज़ेर समंदर जंगी हिकमत अमली में नई चीज़ें सामने आएंगी फिर? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ब्लैक सी में तो अगर नेवी देखी जाए तो वहाँ पे टर्किश नेवी है या रशियन नेवी है। यूक्रेन की नेवी तो ना होने के बराबर है। और अगर यूक्रेन ने ये अंडर वाटर ड्रोन्स जो कि जिसके अंदर कुछ गाइडेंस सिस्टम्स भी हैं जिसको बाहर से गाइड किया जा रहा है,
तो ये अगर इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं तो यकीनी तौर पे इसका बहुत ज़्यादा असर होगा। जो जो बहरी जंग अभी इस वक्त स्टार्ट हुई है, जी तो अभी तक तो यूक्रेन अपने जो मिसाइल और जो सरफेस पे जो ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहा था, और एरियल ड्रोन का। ये अंडर वाटर ड्रोन्स की अगर ये स्टार्ट होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा, इसलिए कि ये जो पोर्ट है जिसका नाम है फरोस्कस, जी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट है रशिया की ब्लैक सी में। और जब इनिशियली इन्होंने इसको क्राइमिया को एनेक्स किया था रशिया ने, तो उसके ऊपर भी मिसाइल अटैक्स की वजह से ही इसको अपने अपने मेजर शिप्स वहां से निकालने पड़ गए थे। और अब ये दूसरी पोर्ट है जिसके ऊपर इनके अटैक्स अगर स्टार्ट हो गए हैं तो यहाँ से भी इनको अपने शिप्स को और नीचे ले जाना पड़ेगा। तो ये एक किस्म का आप ये कह लें कि आहिस्ता आहिस्ता रशिया को अपनी जो वॉर मशीनरी है उसको दूर ले जाना पड़ रहा है इस थ्रेट की वजह से। ठीक है। अहमद सईद साहब, आलमी बिरादरी के लिए इस वाक़े से कौन कौन से अहम पैगामात सामने आते हैं, ख़ास तौर पर रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जारी तनाज़े के हवाले से, और ख़ित्ते की सिक्योरिटी के लिए कितना ख़तरनाक है ये? जी, इस हवाले से पहली बात तो ये है कि जब इस साल के शुरू में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी, तो उसमें एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ज़ेलेंस्की साहब से कहा था कि यू डोंट हैव द कार्ड्स टू नेगोशिएट। तो इसका मतलब ये था कि आप किन टर्म्स में नेगोशिएट करेंगे, अगर हमने एंड ऑफ द वॉर की तरफ जाना है तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में एक तो ये उसका पहलू है कि अभी काफ़ी इंटेंसिफाई कर रहा है यूक्रेन वॉर, ताकि अगर जैसे अभी बर्लिन में बिल्कुल, इसके लिए खित्ते के जो हम असरात हैं बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है वाइस आयड अहमद सईद। सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन, पंजाब के शहर सरगोदा में एक अफसोसनाक वाक़ा पेश आया जहां पुलिस मोबाइल एक ट्रेन से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद और दीगर 3 जख्मी हो गए। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अली रजा से। अली, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में। सरगोदा में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 78 पुल पर खुले फाटक की वजह से जो पुलिस मोबाइल वैन है वो तेज रफ्तार ट्रेन से टकरा गई है, जिसके नतीजा में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, जबकि 3 अफराद जो हैं वो शदीद जख्मी हुए हैं। 78 पुल पर ये एक अरसा दराज से ये एक खुले रेलवे फाटक है, जिसकी वजह से पहले भी मुतअद्दिद बार हादसा रूनुमा हो चुके हैं। ना तो वहां पर रेलवे हकाम की जानब से कोई एहलकार तैनात किया गया, जबकि इसी फाटक पर पुलिस की चौकी भी जो है वो कायम की गई है, जहां पर यह भी बताया जाता है कि उन पुलिस एहलकारों को भी काफी जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, और वहां पर गुजरगाह भी बहुत ज्यादा है। लेकिन बदकिस्मती के साथ रेलवे हकाम की गफलत और लापरवाही की वजह से पुलिस मोबाइल वैन जो है वो तेज रफ्तार ट्रेन से टकरा गई है, जिसके नतीजा में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रजा, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे म्यूनसिपल कमेटी झंग की करोड़ों की सरकारी मशीनरी और गाड़ियां बरसों से खुले आसमान तले बर्बाद होने लगी। कीमती पुर्जे गायब, मुताबिक मशीनें मुकम्मल नकारा, आवाम के टैक्स का पैसा जंग में डूब रहा है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अली अब्बास से। अली, बताइएगा इस हवाले से। मौजूद हूँ झंग में म्यूनसिपल कमेटी में, जहाँ पर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि मेरे पीछे लाखों नहीं करोड़ों रुपए मालियत की खरीदी गई गाड़ियाँ, मशीनरियाँ और सफाई का सामान अरसा दराज से बेयार व मददगार पड़ा है। ये वो आलात हैं जिन पर आवाम के टैक्स का पैसा लगा है, मगर आज सड़ने, गलने और जंग लगने के सिवा इनका कोई मसूब नज़र नहीं आता। तहकीकात के दौरान सामने आया है कि यहाँ ना सिर्फ मुतअद्दिद गाड़ियों के ज़रूरी पुर्जे गायब हैं, बल्कि बाज़ मशीनों की मरम्मत की मद में मुबैना जेली बिल्स भी पास करवाए गए हैं। दस्तावेज़ कुछ और कहती हैं, और जबकि मैदान अमल में किसी गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं दिखाई देता। सफाई के यही हालात खुले आसमान तले बेकार पड़े हैं किसी मुआवजे के इंतज़ार में। शहरियों का कहना है कि अगर ये मशीनरी बर वक्त मुरम्मत करके इसको सड़कों पर लाया जाए तो शहर की सफाई का निज़ाम में बेहतरी आ सकती है और ये कीमती असासा मज़ीद तबाह होने से बच सकता है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।